नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो जानकारी इस प्रकार से है। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच कोचिंग शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। यहाँ पर विशेष बात यह है कि हॉस्टल जो फीस है वो 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अगर आपको फिर भी ऑफलाइन बैच को लेकर जो एसएससी जीडी का हमने शुरू किया है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। तो आइए हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कोहिमा की लड़ाई 1944 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो आइए हम कुछ पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है। आपने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा होगा, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से 1945 तक चला। ये द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ, और ये युद्ध मित्र राष्ट्रों ने जीता। धुरी राष्ट्र में या धुरी राष्ट्र की तरफ से एक देश था जिसका नाम था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा था, और जापान ने एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों को जीता। और जीतते जीतते ये जब पूर्वी तरफ से भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो पूर्वी प्रवेश करते समय ब्रिटिश भारतीय सेना और शाही जापानी सेना के बीच ये कोहिमा की लड़ाई 1944 में हुई थी। और जापानी सेना का सहयोग कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज, जिसके सबसे बड़े नेता हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्हें आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। उन्हें नेताजी कहने वाले कौन थे? हिटलर। तो शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच कोहिमा की लड़ाई 1944 में हुई थी। अगर आपसे पूछते हैं कोहिमा और इम्फाल, कोहिमा और इम्फाल में जापानी सेना की हार हुई थी, और इनको हराने वाले कौन थे? ब्रिटिश भारतीय सेना। उस समय कोहिमा असम प्रोविजन में आता था। अभी तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, लेकिन उसमें असम प्रोविजन में आते थे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा सी, जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना। ये जो युद्ध है ना, ये अप्रैल से जून 1944 को तक 3 चरणों में लड़ा गया था। तो अप्रैल मई जून 3 महीने युद्ध चला 1944 में इन दोनों के बीच में, और 3 चरणों में युद्ध हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? कंधार इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है आपसे। महान शासक जिसका नाम अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य के
ये पोते हैं महान अशोक। अशोक भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अपनी जनता को संबोधन करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम शासक जिसने अपनी जनता को संबोधन करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया, वो अशोक थे। और अशोक को ये प्रेरणा ईरान के शासक दारा प्रथम से मिली थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम प्रयास, अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम प्रयास जेम्स प्रीसेम्प ने किया था 1837 में। तो जेम्स प्रीसेम्प वो पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया। अशोक के जो अभिलेख होते थे उनमें जो लिपि प्रयोग होती थी वो एक खरोष्टी है, एक ब्राह्मणी है, तीसरा है ग्रीक जिसे आप यूनानी कह सकते हैं, और चौथा है अरामाइक। ये वो लिपि है जो अशोक अपने अभिलेखों में प्रयोग करते थे। कंधार मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है सर-ए-कुन्हा। तो सर-ए-कुन्हा जो अभिलेख है ये द्विभाषी मतलब द्विलिपि में लिखा गया है, और वो कौन सी द्विलिपि थी? ग्रीक और अरामाइक। तो ये जो अभिलेख है ये द्विभाषी में लिखा गया है जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी। अशोक के कुल शिलालेख की संख्या कितनी है? तो कुल शिलालेख की संख्या है 14, और जो इसका 13वां शिलालेख है, इसके 13वें शिलालेख में हमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को समझते हैं। देखिए, जब आप इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है प्राग ऐतिहासिक काल। ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें मानव को अक्षर और लिपि का ज्ञान नहीं है। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड जिसमें मानव को अक्षर और लिपि का ज्ञान नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल के लोगों का पूरा जीवन पत्थर पर बीता है, और पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है। तो इस काल के जो लोग थे उन्हें अक्षर और लिपि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि पाषाण काल का जो इतिहास है वो इनके औजारों पर, इनकी गुफाओं में जो चित्र थे उन पे लिखा गया है। एक होता है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक काल, ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें मानव को अक्षर और लिपि का ज्ञान था। अक्षर और लिपि का ज्ञान था, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता लेकिन ज्ञान तो है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता।
अगर आपसे पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आधि ऐतिहासिक काल। और एक अंतिम है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें मानव को अक्षर और लिपि का ज्ञान हो और उन्हें पढ़ा भी जा सके। तो इतिहास के 3 वर्ग है। तो यहाँ पूछा गया है प्राक ऐतिहासिक काल में पहले युग या काल को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा पुरा पाषाण काल। क्योंकि जो पुरा पाषाण काल है ये पाषाण काल का ही हिस्सा है, क्योंकि पाषाण काल के 3 भाग है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रसिद्ध बोरबोन राजवंश ने शासन किया। तो जो ये बोरबोन है ये एक शाही वंश है, एक राज परिवार है जो फ्रांस की क्रांति के समय था। और ये आंसर आ जाएगा सी। तो इन्होंने शासन किया है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1945 से 1991 में 2 महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर के बीच की लड़ाई कहलाती है। एसएससी जीडी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ये द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच चला। अब इनमें कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो ये 4 देश किस में थे? मित्र राष्ट्र में थे। धुरी राष्ट्र में जो 2 प्रमुख है वो जापान और जर्मनी हैं। तो जीत किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया इस द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 2 महाशक्ति बनी। और वो 2 महाशक्ति कौन बनी? यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका कहते हैं। और दूसरी महाशक्ति बनी यूएसएसआर, इसे आप हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। और यूएसएसआर का मतलब होता है, क्योंकि कई बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसकी फुल फॉर्म होती है। इन दोनों के बीच जो 2 महाशक्तियां बनी, इनके बीच एक वैचारिक युद्ध या मैं कहूं वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई दोनों के बीच में।
यूएसए और यूएसएसआर के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और इस वर्चस्व की लड़ाई कहलाती है क्या? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। इन दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला? कोल्ड वॉर, जो एक वर्चस्व की लड़ाई है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध कब खत्म हुआ? जब 1991 में विभिन्न कारणों से यूएसएसआर जब 15 देशों में टूट गया। तो यूएसएसआर 15 देशों में कब टूटा है? तो 1991 में टूट गया। जैसे आप देखते हैं रूस, यूक्रेन, ये सब इन्हीं 15 देशों में टूटे जब यूएसएसआर टूटा। आज रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सम्मिलित करें। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 दी गई है घटनाएं और सूची 2 में दिया गया है वर्ष। एसएससी जीडी 2021 में आपसे ये पूछा गया है। और ABCD है और इस तरफ 1 2 3 4 है, तो मिलाइए। रूस की क्रांति हुई 1917 में, तो A का आ जाएगा 4। इंग्लैंड की महान क्रांति 1688 में, तो मैं कह दूं B आ जाएगा 3। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ये है 2, 1776, तो C का 2। फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति है 1789 में, 1, तो D का आ जाएगा 1। तो क्या बन गया? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो देखिए किसमें 4 3 2 1 है, तो 4 3 2 1 आ जाएगा A। तो ABCD 4 3 2 1, इसलिए इसमें आंसर क्या जाएगा? A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व के एकजुट मजदूर का नारा इससे जुड़ा था। तो इसमें दिया है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और जापानी क्रांति। तो जो विश्व के एकजुट मजदूर है ये जुड़ा हुआ है रूसी क्रांति से। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति का जनक कौन है? तो इसका जनक है लेनिन। और रूस की क्रांति के समय रूस का जार या शासक कौन था? तो उस समय थे निकोलस द्वितीय। ये रूस का जार या शासक था उस समय। और विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सा नारा दिया था? विश्व के सारे मजदूर एक हो जाओ। और कार्ल मार्क्स की एक रचना है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। बेबीलोन के झूलते उपवन इनमें से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2019 में हमसे पूछा गया है। और बेबीलोन के जो झूलते उपवन मतलब बाग, झूलते बाग किससे संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा बी, मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया है, ये मेसोपोटामिया ये वो सभ्यता है जो इराक की तरफ बनी थी। और ये मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में बनी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता इराक की तरफ दजला और फरात नदियों के बीच में थी। ये वही सभ्यता है जिससे हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार करते थे। इसमें देखिए डी, चीन है। जो चीन की सभ्यता है
वो किस नदी के किनारे बसी है? हांग हो नदी के किनारे बसी है, और हांग हो नदी को कहते हैं चीन का शोक। हड़प्पा देखिए ए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन किया गया पहला नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो उत्खनन हुआ, जो सबसे पहले खोजा गया, वो हड़प्पा था। और हड़प्पा की उत्खनन कब हुआ? 1921 में हुआ। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया है। और दयाराम साहनी ने किसकी रेख देख में किया? जॉन मार्शल। उस समय जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक थे। तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है, और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी या साहिवाल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, पत्थर के औजार निम्न किस काल में पाए गए थे? तो यहाँ पूछा गया पत्थर के औजार, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, पूरा पाषाण काल में पाए गए हैं पत्थर के औजार। देखिए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये जो पाषाण काल है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, और इस पाषाण काल के 3 हिस्से हैं। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा, मध्य और नव पाषाण। इस पूरा पाषाण काल में तो अग्नि का आविष्कार हुआ था, पूरा जीवन आखेटक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए थे। बागौर राजस्थान में आता है, और आदमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश में है। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। तो कृषि की शुरुआत मानव ने नवपाषाण काल में की। पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। मानव का जो स्थायी निवास है, स्थायी निवास का जो प्रथम प्रमाण है, वो भी हमें नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो सबसे प्राचीन स्थायी निवास के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से, और प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य जो हमें मिले, वो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए थे। तो प्राचीनतम चावल के जो अवशेष है, साक्ष्य है, वो हमें कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। देखिए, इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, क्योंकि पाषाण जो पूरा पाषाण काल है बहुत बड़ा है, इसलिए इस पूरा पाषाण काल के भी 3 हिस्से हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो एक भाग है उच्च पूरा पाषाण काल, ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें जो हम जो आधुनिक मानव है, जिसे आप होमो सैपियंस कहते हैं, आधुनिक मानव का उदय इसी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो इसमें मैंने आंसर बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किसे इतिहास में सबसे पुराना काल कहा जाता है? तो सबसे पुराना काल मैंने बताया ही, आपको आंसर आ जाएगा बी, पूरा पाषाण काल इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कागज का आविष्कार दूसरी शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ है चीन में, तो इसमें सी सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं,
कागज की मुद्रा सबसे पहले किस देश ने चलाई? तो कागज की मुद्रा चीन ने चलाई थी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है वो युआन या रेमबी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो जो पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इंग्लैंड मतलब ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। ये लगभग आप 1780 से 1850 का जो दौर रहा वो उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तनाव वैमनस्य शैथिल्य क्या है? तो आप इसमें सीधा आंसर दे सकते हैं बी, महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य। ये एसएससी एमटेस 2013 में आपसे पूछा गया था, तो इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज करने वाले थे कोलंबस, तो इसमें बी सही होगा। अगर हम कोलंबस का थोड़ा इतिहास समझने की कोशिश करें तो देखिए, कोलंबस का जन्म इटली में हुआ है। और इटली में कहाँ हुआ है? जेनेवा। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ इटली में। कोलंबस को स्पॉन्सर करने वाला स्पेन था, क्योंकि कोलंबस की एक इच्छा थी कि मैं भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करूं, मतलब एक समुद्री मार्ग की खोज करूं। तो कोलंबस को खर्चा देने वाले या कोलंबस को जहाज देने वाले ये स्पेन था। तो स्पेन के झंडे के तले जब ये भारत की खोज करने निकले तो गलती से वो अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका और कैरिबियन देशों की खोज कोलंबस ने ही की। कहते हैं कोलंबस स्पेन से पहले पुर्तगाल के राजाओं के पास गए थे, लेकिन पुर्तगाल के राजा जो थे वो कोलंबस की बातों को इतना अहमियत नहीं दी। फिर वो स्पेन के पास गए तो स्पेन के राजाओं ने इन्हें अहमियत दी, और फिर ये अमेरिका की खोज इन्होंने कर दी। वो गलती से हो गई अमेरिका की खोज, और इन्होंने अमेरिका की खोज 1492 में की। और जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की इन्होंने 4 बार यात्रा की। और अमेरिका की खोज करने जब निकले थे तो इनके पास एक जहाज था जिसका नाम था सेंटा मारियो। ये एग्जाम में कभी पूछ ले, मान लीजिए किस जहाज से गए थे, तो इनके पास 3 जहाज थे, उनमें से एक था सेंटा मारियो। जन्म याद रखना आप, इटली में हुआ जेनेवा। और जेनेवा है, और जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा तो 1498 में भारत आया था मई के महीने में, और ये उतरे थे केरल के कालीकट में, जहाँ के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, पाषाण काल पत्थर पर ही पूरा जीवन था। एक पाषाण काल के बाद एक काल आया जिसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब है तांबा और पाषाण मतलब है पत्थर। तो मानव का जो काल तांबा और पत्थर दोनों वाला जो काल है वो कहलाता है ताम्र पाषाण काल। तो इसमें ए सही होगा। तो ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें मानव ने पत्थर और तांबे का प्रयोग शुरू किया। और अगर आपसे पूछे मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो धातु तांबा ही आती है। तो मानव द्वारा प्रयोग में ली गई पहली धातु तांबा ही थी। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के
पलवरम में हैंडहैक्स की खोज की। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हैंडहैक्स की खोज किसने की, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसवेट ने तमिलनाडु के पलवरम में की थी। हैंडहैक्स मतलब एक प्रकार की कुल्हाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई है, तो पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई, तो आंसर आ जाएगा सी 1505 में इन्होंने की है। पुर्तगाली भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी थी और सबसे अंतिम में भी जाने वाली कौन सी थी, पुर्तगाली ही थे। 1961 में हमने इनसे गोवा को स्वतंत्र करवाया है। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो है सीलोन। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि बताइए श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सीलोन। तो पहले सब श्रीलंका को सीलोन के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसकी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे, वह संधि है। तो इसमें ऑप्शन ए पेरिस की संधि, बी वर्साई की संधि, सी लारोइन की संधि और डी ब्रुसेल्स की संधि। तो देखिए हम इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि को समझें। द्वितीय विश्व युद्ध, आप पहले प्रथम विश्व युद्ध को समझिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ और ये जो पहला विश्व युद्ध है ये जीता था मित्र राष्ट्रों ने। और मित्र राष्ट्रों ने किसे हराया, जर्मनी को। और जर्मनी को हराया। आप ऐसे समझिए कि मित्र राष्ट्रों ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हराया और यह कहा गया कि पहले विश्व युद्ध जो हुआ उसका सारा कारण जर्मनी ही था। देखिए पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी इस पहले विश्व युद्ध की जर्मनी के ऊपर थोप दी गई कि आप ही के कारण पहला विश्व युद्ध हुआ। तो मित्र राष्ट्र ने क्या तय करा कि जो हारे हैं उनके साथ हम संधियां करेंगे। तो देखिए 14 नवंबर 1918 को जब युद्ध का विराम हुआ, पहले विश्व युद्ध का जब विराम हुआ, तो 14 नवंबर 1918 के बाद मित्र राष्ट्र ने तय किया जो हारे हैं पहले विश्व युद्ध में उनके साथ संधियां की जाएगी। तो मित्र राष्ट्रों ने 18 जनवरी 1919 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया। ये तारीख आप याद करिए, 18 जनवरी 1919 को मित्र राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया और 28 जून को 1919 को जर्मनी पर एक संधि सौंप दी गई जिसका नाम है वर्साई की संधि। जर्मनी के बिना आज्ञा से, जर्मनी की बिना राय लिए जर्मनी पर एक संधि को सौंप दिया गया जिसे कहा जाता है वर्साई की संधि। 28 जून 1919 को जर्मनी ने इस पर साइन की क्योंकि जर्मनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये सब किसने किया है, मित्र राष्ट्रों ने। ये जो संधि रही ये जर्मनी के लिए बड़ी अपमानजनक थी क्योंकि कहा जाता है ये जो संधि है ये एक पक्षीय थी, ये बदला लेने की भावना से की गई, ये अपमानजनक थी, एक कठोर संधि भी थी। तो जर्मनी को बड़ा अपमान सहना पड़ा इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस संधि के माध्यम से, क्योंकि संधि की कुछ शर्तें बहुत कठोर थी। फिर इसी समय हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने
जो वर्साई की संधि जो एक अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए, फिर हिटलर ने इस संधि का बदला लेने के लिए फिर द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ने वाले कौन थे? हिटलर। उसका एक प्रमुख कारण ये संधि थी जो जर्मनी पर बेवजह थोप दी गई। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फासीवादी विचारधारा के संस्थापक है? तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, मुसोलिनी। तो फासीवाद विचारधारा के जन्मदाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो ये फ्रांस के महान शासक थे और भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त है, जो एक गुप्त शासक थे, और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ये जो बिस्मार्क है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को। तो इसमें डी सही होगा। ये कहा जाता है कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देने से पहले भगत सिंह जिस महान क्रांतिकारी की पुस्तक पढ़ रहे थे वो लेनिन ही थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन है? तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, लुइस सोल्वे। तो लुइस 16 इस समय फ्रांस के सम्राट थे जब फ्रांस की क्रांति हुई। इसमें जो ए है लुइस 14वां, तो देखिए फ्रांसीसी कंपनी जब भारत व्यापार करने आई थी, तो फ्रांसीसी कंपनी जब भारत आई तो उस समय फ्रांस का जो सम्राट था वो लुइस 14वें थे। और जो फ्रांस की क्रांति जो आप पता है आपको 1789 में हुई है, इस समय ये थे। और फ्रांस की क्रांति में नारा आया था, और वो नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो नारा है वो फ्रांस की क्रांति में ही आया था। ये हमारे एसके की 3 पुस्तकें हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल है, जिसमें एसएससी जीडी का सारा सिलेबस है, सामान्य अध्ययन है, गणित है, हिंदी है, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। शॉर्ट ट्रिक्स का गणित के लिए और तर्क शक्ति के लिए भी है। एक हमारे पास गत वर्षों के पेपर का सेट है जो 2011 से लेकर 2023 तक सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व असम राइफल से संबंधित सारे पेपर दिए गए हैं। सबसे विशेष बात क्या है? प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन यहाँ उपलब्ध है। 35+ अभ्यास पेपर सेट इसमें दिए गए हैं। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान है जो यूजफुल फॉर एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए है। ये वीडियो कैसे लगी आप अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर एसएससी, जीडी और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।